नमस्कार श्रोताओ, काशी अपनी पारंपरिक संस्कृति के लिए जानी जाती है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति की जीवंत नगरी है ये काशी, और इसी काशी के बहुत ही जागरूक साहित्यकार, संस्कृति कर्मी और तमाम सामाजिक कार्यों में सक्रियता के साथ भाग लेने वाले, जो कि राष्ट्रीय बैंक के पूर्व अवकाश प्राप्त पदाधिकारी भी हैं और बनारस से प्रकाशित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पत्रिका सोच विचार के सहायक संपादक भी हैं। आज आप हमारे साथ हैं। वासुदेव उबेराय जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जबकि हम लॉकडाउन से अनलॉक होने की ओर बढ़ चले हैं और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं, जो लॉकडाउन के दरमियान बंदिशों से पाबंद थीं एहतियात के तौर पे, वो अब खुलने लगी हैं। लेकिन ऐसे में सतर्कता, एहतियात बहुत ही ज़रूरी है। तो इस लॉकडाउन के क्या अनुभव आपके रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। पूरा बनारस का जितना भी उसका एक स्वरूप था, जो हम लोगों की पहचान थी जी, घाटों पर स्नानार्थियों की भीड़, गंगा आरती, मंदिर में घंटों की ध्वनि, जी जी, बगल में हमारे एक विद्यालय है संस्कृत का, वहाँ से बच्चों की वेद ध्वनि आती थी। रामायण के आयोजन हुआ करते थे, अखंड रामायण इन दिनों खूब होती थी। बिल्कुल, और इसीलिए बनारस को प्राचीन संस्कृति की जीवंत नगरी कहा जाता है। और ये नगरी इस तरह से बंद कर नहीं रह सकती। बहुत कुछ तो भीतर भीतर चलता रहता है, संवेदनाएं जागृत होती हैं, और लिखने पढ़ने वाले आप जैसे जो लोग हैं वो कुछ न कुछ जरूर करते रहते हैं इस दौरान भी। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। और गंगा के घाटों पर तो इस समय पूरा ननिहाल जो है इस समय बनारस में इकट्ठा रहता था। जी जी, नाती पोतों का समूह, गंगा में उछल कूद करना, तैरना, उपद्रव करना, गंगा जी के साथ खेलना। जी, बनारस बिल्कुल अपने फक्कड़ी, मस्ती और इस तरह के खुशमिजाज अंदाज के लिए ही जाना जाता है दुनिया भर में। और इस दौरान आपने कुछ खास लिखा है हमारे श्रोताओं के लिए? देखिए, लिखने को तो बहुत कुछ लिखा है जी, लेकिन एक दिन वायरस से मुलाकात हो गई थी। हाँ हाँ, यही कोरोना वायरस से। जी जी, और उससे हमने बहुत सारी बातें पूछी। जी जी, तो उनपे एक कथानक बनाया है और उसी को आपने कलमबद्ध किया है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और वो हम आपकी ओर से जरूर अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। मैं लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कर रहा हूँ। आज 1 महीने से एकांत घर में बैठे बैठे मुझे लगा कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। इतने दिनों से सिर्फ मोबाइल की घंटी या व्हाट्सएप की टुन के अलावा चिड़ियों की चहचहाहट ही सुनने की आदत पड़ गई है। हाँ, दिन दहाड़े गली में कुत्ते वैसे ही भौंकते हैं जैसे सामान्य दिन में रात बेरात भौंका करते थे। मंदिरों की घंट ध्वनियाँ, आरती के मंत्रों की लयता सुनने को कान तरस गए हैं। सामूहिक कंठ से उभरी रामायण की चौपाइयाँ जैसे सुने अरसा हो गया है। गली और सड़कें इतना सन्नाटा कि लगता ही नहीं यह ठहाकों और अड़ियों का शहर है। अंदर से रुआंसा मन रो भी नहीं पा रहा है। लगा कि मुझे भ्रम हुआ है, इस सन्नाटे भरे समय में मुझे कौन बुलाएगा। बच्चे भी तो बाहर ही गए हुए हैं, वहीं फंस गए हैं। शायद टीवी पर कुछ आ रहा होगा, परंतु टीवी तो म्यूट ही था। चीखते हुए एंकर, बेतरतीब बहसें, बुनियादी सवाल से हटकर होने वाली राजनीतिक स्वार्थों की बातें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए टीवी म्यूट ही रखता हूँ। बस योग और ध्यान तथा सप्तशती के पाठ से मन को संभाल रहा हूँ। इन्हीं विचारों की उथल पुथल के थपेड़ों को समेट रहा था कि एक बार फिर लगा कि मेरा नाम लेकर सचमुच मुझे कोई बुला रहा है। निश्चय किया खिड़की से देखूं, शायद कोई परिचित हो, डाकिया भी हो सकता है, परंतु बाहर कोई नहीं दिखा। इधर उधर खोज कर खिड़की बंद करने ही वाला था कि पुनः आवाज आई, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ, बाहर आओ। प्रत्युत्तर में मैंने कहा, लॉकडाउन है, कैसे बाहर आऊं? और तुम कौन हो, कहाँ खड़े हो, दिखाई भी तो नहीं देते। पहले सामने आओ, पहचानूं तो सही। बाहर से आवाज आई, मैं कोरोना वायरस हूँ। इससे पहले तुमने क्या किसी ने न मुझे देखा है न सुना है। मैं कई दिन से गली गली घूम रहा हूँ। मुझे भीड़ पसंद है, कई लोगों से मिलना है, पर लोग हैं कि घर से बाहर निकलते ही नहीं। इन घुमक्कड़ फक्कड़ बनारसियों को क्या हो गया है। सोचा था यहाँ आऊँगा तो बनारस की मस्ती में खो जाऊँगा, घुल मिलकर मजे लूँगा,
अपने वंशजों को बढ़ाऊंगा, फलूंगा, फूलूंगा, बहरी अलंग की सैर करूंगा, ठंडई भांग का मजा लूंगा, गुलाब बाड़ी, चैती और बुढ़वा मंगल में गुलाल के साथ होली मिलूंगा। पर लगता है कि ये बनारस नहीं है, इसीलिए तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। किसी ने बताया तुम काशी के रहस्यों को उद्घाटित करते हो, यहाँ की परंपराओं और उत्सव तथा मेलों के मंगल गीत लिखते हो, काशी के आम जनों में आगे बढ़कर सम्मिलित रहते हो। मुझे बताओ, यह काशी या बनारस है कि नहीं? मैं तो काशी को खोज खोज कर परेशान हो रहा हूँ। न मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, न मस्जिदों में अजान हो रही है, न गुड फ्राइडे को चर्चों में कोई चहल पहल देखने को मिली। इस बार तो नवरात्रि में कहीं हवन, पूजन, यज्ञ भी नहीं हुआ, न कहीं सामूहिक वेद ध्वनि सुनाई पड़ रही है, न शास्त्रीय वसंत पूजन के मंत्रों की आवाज सुनाई पड़ी। गंगा घाट भी सूने पड़े हैं, न स्नानार्थी, न घाटिये, न गंगा आरती, न अंतर्गृह परिक्रमा की भीड़। यहाँ के करकों की खटखट भी बंद है। चाय पान की दुकानों पर हंसी ठहाकों का राजा का गुरु का कलरव ही नहीं है। मैं तो 80 घाट पर भी गया था। न सुबह बनारस में कोई संगीत आयोजन हो रहा है, न कवि सम्मेलन। होली के बाद तो यहाँ इतने आयोजन होते थे कि कहा नहीं जा सकता। यही तो पहचान बताई थी मेरे लोगों ने। लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। मुझे यह काशी लगती ही नहीं, इसीलिए तुम्हें बुला रहा हूँ। बता दो मैं काशी में हूँ या कहीं और हूँ। इतना सुनकर मैं कांप गया। डर तो लगा ही। फिर अपने इष्ट का स्मरण किया, गुरु चरणों का ध्यान किया, अपने मन को संयत किया। फिर कहा, तुम दिखाई तो पड़ते नहीं, फिर मैं कैसे बात करूं? पहले तुम अपना परिचय दो। तुम किस योनि में हो? मैं देवी कवच का पाठ कर तुमसे बात करूंगा। तुम जीवित हो या निर्जीव प्राणी? तुम्हारा स्वरूप कैसा है? बिना परिचय के तुमसे कैसे बात करूंगा? इतना कहकर मैं यद गुह्यम परममलो के सर्व रक्षा करम नृणाम से आरंभ कर मानसिक कवच पाठ करने लगा। उधर गली से आवाज आई, अरे भाई इतना मत डरो, मैं कोई भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी नहीं हूँ। इस कवच का भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें अपना पूरा परिचय देता हूँ। इस बार मेरे रोम रोम में भय समा गया। दुर्गे दुर्गे रक्षिणी, दुर्गे दुर्गे रक्षिणी का स्मरण करने लगा। तभी बाहर से वह तथाकथित कोरोना वायरस बोलने लगा, तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं ब्रह्मा की सृष्टि की महत्वपूर्ण कड़ी हूँ। जब यह सृष्टि निर्जीव थी, एक कोशी, अमीबा और प्रोटोजोआ जैसे प्राणी भी नहीं थे, एल्गी और वाटर ब्लूम जैसी पादप प्रजातियां भी नहीं थीं, सिर्फ कुछ रसायन और जल युक्त यह वायुमंडल इस पृथ्वी पर था। सर्वत्र नीरवता की नीरवता थी। पृथ्वी पर जीवन का कोई लक्षण नहीं था। तब हमारे पूर्वजों ने अपनी उपस्थिति रासायनिक परिवर्तनों से प्राप्त की। मैं एक निर्जीव कण का वंशज हूँ और रासायनिक परिवर्तनों से उत्पन्न सृष्टि की प्रथम कोशिका में किसी प्रकार प्रवेश पा गया। उसके द्रव्यों और अन्य पदार्थों के संयोग से मुझे वंश वृद्धि का अवसर मिला। अब मैं किसी भी कोशिका के अंदर बाहर प्रवेश और निर्गमन कर सकता हूँ, और मेरी इसी क्षमता के कारण ही तो पृथ्वी पर सजीवता का प्रारंभ हुआ। मैं जीवंतता और निर्जीवता के विकास क्रम की महत्वपूर्ण कड़ी हूँ। मधुकैटभ की तरह ही मैल के कणों का संयोग जब विष्णु के जीवन देने वाले हाथों से हुआ तो वे आकार लेकर जीवित हो गए। उसी प्रकार मैं यहाँ की प्रकृति के स्पर्श से जीवित होने जैसा एक निर्जीव कण हूँ। इसे तुम मेरी उपस्थिति ही मान सकते हो। क्योंकि मैं स्वतः जीवन विहीन हूँ, अतः मृत्यु से परे हूँ, कालजयी हूँ, अजन्मा हूँ, केवल परिस्थिति जन्य एक उपस्थिति मात्र हूँ। जब जब जीवन के गुण सूत्रों का विखंडन होता है, उनके कुछ टुकड़े वसा जैसे रसायनों से अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार चिपक जाते हैं, और गुण सूत्र के ये टुकड़े जीवित जैसा व्यवहार किसी भी कोशिका से ऊर्जा प्राप्त करने लगते हैं। मैं कोशिकाओं के न्यूक्लियस में रहता हूँ, वहीं से उसे प्रभावित कर विभिन्न कार्य मैं उसी कोशिका को लगा देता हूँ।
वह निर्धारित कार्य से विरत हो जाती है। मैं कहीं भी प्राकृतिक कारणों से उपस्थित हो सकता हूँ। मैं चराचर जगत में सर्वत्र व्याप्त हूँ। वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में जहाँ वे गुणसूत्रों जीन्स का अध्ययन करते हैं, उन गुणसूत्रों के टूटने बिखरने से मेरी उपस्थिति की संभावना बढ़ जाती है। तभी तो वैज्ञानिक हमारी दो प्रजातियों के वर्ग में हमें रखते हैं, एक आरएनए और दूसरी डीएनए। जो कण मूल में होता है वही मेरी प्रजाति है। ज़्यादातर हमारी प्रजाति आरएनए पर उपस्थित होती है। अरबों वर्ष बाद एक वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने मुझे तंबाकू के पत्तों पर पाया था। तभी से मैं वैज्ञानिकों के लिए प्रश्न बन गया हूँ। वे मेरी उत्पत्ति के कारण, समय और परिस्थितियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं निर्जीवता से जीवंतता के क्रम की एक प्रमुख कड़ी का प्रश्न हूँ। पहले मुर्गी कि पहले अंडा की तरह आज भी अबूझ हूँ। एकाएक कुछ कहना बंद कर के लगा कि जैसे उसकी आवाज़ उखड़ रही है। वह कुछ धीमी आवाज़ में पुनः बोलने लगा। मेरे अनेक रूप हैं, अनेक आकार हैं, अनेक स्थान हैं। पशुओं में, पक्षियों में, पादपों में, अनेक रूप में मेरी प्रजाति के लोग रहते हैं। चमगादड़ के शरीर में जो अल्ट्रासाउंड शक्ति है, वह राडार प्रणाली की तरह कोशिकाओं के अंतर वस्तु के विखंडन में सहायक होती है। आणविक ऊर्जा की तरह वह व्यवहार करती है। अल्ट्रासोनिक किरणें भी मुझे उपस्थित होने में सहयोग देती हैं। इसलिए कुछ जलचर और जीव मुझे विशेष पसंद हैं। वे मेरे नाना रूपों को उद्घाटित करने में जाने अनजाने मेरी मदद ही करते हैं। वे यदि मेरी वजह से मर भी जाते हैं तब भी मुझे उपस्थित रखते हैं। क्योंकि मैंने तो जीवित नहीं हूँ, इसलिए सिर्फ मौजूद रहता हूँ। अपनी संख्यात्मक तीव्रता वृद्धि करता हूँ और जीवित प्राणियों की कोशिकाओं पर अपना अधिकार रखता हूँ। जिन कोशिकाओं पर मैं अपना आधिपत्य जमाता हूँ, वे असामान्य व्यवहार करने लगती हैं। वे अपने समूह टिश्यू को भी मेरे प्रभाव में ले आती हैं। इसी प्रकार प्राणियों के वे अंग काम करना बंद कर देते हैं अथवा उन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अब कोई अपना काम करना भूल जाए तो मैं क्या करूं? वे मुझसे सम्मोहित से हो जाते हैं और मेरे लिए निष्प्राण हो जाती हैं। वे कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं को मेरे हवाले कर देती हैं। उनकी दीवारें स्वयं टूट जाती हैं। क्योंकि मैं तो कुछ करता ही नहीं, इसलिए न मैं किसी पाप का भागी हूँ और न पुण्य का। न मैं ये चाहता हूँ कि कोई कुछ करे या न करे, मैं निष्काम हूँ। अब तो मुझे बताओ, मैं किस शहर में हूँ? यह काशी है कि नहीं? मेरा संदेह दूर करो। शीघ्र बाहर आओ और मुझसे मिलो। मैं बहुत बेचैन हूँ। इतने लंबे संभाषण ने मुझे दिग्भ्रमित सा कर दिया। आवाज़ तो आ रही थी, पर किस दिशा से समझ में ही नहीं आ रहा था। लगता था चारों ओर से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से कोई कह रहा है, मैं कोरोना वायरस हूँ, मैं कोरोना वायरस हूँ, मैं कोरोना वायरस हूँ। घर के बाहर आओ, अपने साथियों के साथ आओ, मुझसे मिलो, मेरे साथ बात करो। मैं अकेला घूम रहा हूँ। ऊर्जा की परत अब पिघलने वाली है। मैं ज़्यादा समय नहीं रह पाऊँगा। यह परत हटते ही मैं अशक्त हो जाऊँगा, नष्ट हो जाऊँगा। मेरे अस्तित्व के समाप्त होने के पहले घर के बाहर आओ। काशी की अड़ियों को जगाओ, मेले उत्सव मनाओ, बाजारों में रौनक लाओ, मंडियों को सजाओ, आदि आदि, ताकि मेरा अस्तित्व बचा रह सके और तुम्हारी पहचान भी। कोरोना के इस शोर ने मुझे अशांत कर दिया। तभी एक विचार कौंधा, इसने तो अपना अंत करने की युक्ति स्वयं ही बता दी। थोड़ी देर इसे अपने प्रश्नों और बातों में उलझाए रखता हूँ। घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर में यह स्वयं नष्ट हो जाएगा। उसे वाचाल करने के लिए और बातों में लगाए रखने के लिए मैंने उससे कहा, जब तुम दिख ही नहीं सकते तो तुम्हारे पास कैसे आऊँ? तुम अपना आकार और स्वरूप बताओ, स्थान बताओ, तभी तो तुम्हारे पास आऊँगा। तब वह वायरस बोला, तुम मुझे अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। ईश्वर और मुझ में सिर्फ इतना अंतर है कि वह निराकार है और मेरा आकार है। ईश्वर की तरह ही मैं भी सर्वव्यापी हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। मेरा परिमाण बहुत कम है। तुम्हें दिखता तो नहीं, पर माध्यमों का सहारा लेकर मैं तुम तक आ सकता हूँ। धूल के कण हो, वाष्प के कण हो, अथवा कोई स्थूल वस्तु, ऐसी किसी भी माध्यम का प्रयोग मैं अपने संक्रमण के लिए करता हूँ। यद्यपि मेरी अपनी कोई गति नहीं है, पर माध्यम की गति को मेरी गति समझो।
आकार में तो मैं मिलीमीटर के 85 करोड़वें हिस्से के बराबर हूँ। इसीलिए तो वैज्ञानिक भी मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। कोशिकाओं के प्लाज्मा सरोवर में मैं ईश्वर की तरह क्षीर सागर जैसा तैरता हूँ। वहाँ रहकर उस कोशिका के गुण सूत्रों को विखंडित करता हूँ, अपना नया आकार ग्रहण करता हूँ, अगल बगल की कोशिकाओं की दीवारें क्षतिग्रस्त करके अपनी वंशवृद्धि करता हूँ। मुझे ऐसा ही वातावरण चाहिए। ज़्यादा देर में बाहर नहीं रह सकता। कृपा करके जल्दी बाहर आओ। अब तो मेरी आवाज़ भी धीमी पड़ने लगी है। बाहर निकलो, मुझे अपने साथ घुमाओ, अपने घर परिवार के साथ बैठाओ। कुछ देर मैंने उसे अपनी बातों में उलझाने का प्रयास किया। जारी रखा। मैंने कहा, मैं अपने मित्रों को बुलाता हूँ। इस शहर के महनीय लोगों, तमाम लोग जो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, उन लोगों से बातें करता हूँ। तुम्हारी अपेक्षाओं से अवगत कराता हूँ। मेले और उत्सवों की तैयारी तो इनके सानिध्य के बगैर हो ही नहीं सकती। अड़ियों पे बैठने वाले साहित्यकारों, पत्रकारों, सबको बात करनी पड़ेगी। थोड़ा धीरज रखो। इतनी तैयारी में कुछ वक्त तो लगेगा ही। धीरज रखो, मैं जल्द आता हूँ। तुम्हें लेकर उनके पास चलता हूँ। तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ। जल्दी ही काशी को काशी जैसा बनाता हूँ। गुलाब बाड़ी और चैती की महफिलें वैशाख में ही सजाता हूँ। इनके बगैर बाहर आने में क्या फायदा? जब तक ये घरों में बंद हैं, तब तक तो काशी काशी बन ही नहीं सकती। मैं इनसे बात करता हूँ। तुम बाहर प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र सारे प्रबंध करके आता हूँ। काफ़ी समय लगाकर इन लोगों के बारे में, उनके व्यक्तित्व और योगदान के विषय में वायरस को बताने लगा। मैं अंदर अंदर प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि जितने धैर्य से मैंने वायरस को सुना था, उतने ही धैर्य से वह भी मुझे सुन रहा था। बीच बीच में हाँ हूँ भी कर रहा था। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उसकी आवाज़ में अब पहले जैसी ताकत नहीं बची है। हूँ हाँ भी वह झटके लेकर बोल रहा था। एकाएक ऐसा भान हुआ कि निशब्द कुछ गिर गया है और उम्मीद जगने लगी कि अब काशी फिर पहले जैसा हो जाएगा, जैसा उसे होना चाहिए। मंदिरों में घंटियां बजेगी, मस्जिदों में अजान होगी, चर्च गुलजार होंगे, हंसी ठहाकों की अड़ियां जमेगी और का गुरु, हाँ गुरु का सिल लोड़ा तैयार हो जाएगा। जैसी थी काशी वैसी काशी हो जाएगी। वासुदेव जी, आपने अपने तजुर्बे और कोरोना वायरस से अपनी गुफ्तगू को इस तरह से बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, एक तरह से बनारसी अंदाज में कहें, हम तक पहुंचाया। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। इस तरह से खुशमिजाजी का जो एक वातावरण बनारस में होना चाहिए, उम्मीद करें कि वो फिर से लौट आएगा। बिल्कुल पूरी उम्मीद है। बनारस में जब हम सब लोग बाहर आएंगे, जी जी, तो फिर बनारस को वैसा ही रहने देंगे जैसा ये था। जी जी, है ना। यानी जिन चीजों के लिए, जिन रंगों के लिए बनारस विख्यात है, वो रंग फिर से लौट आएंगे, ऐसी हम दुआ शुभकामना करते हैं। और इस तरह के कोरोना वगैरह से तो बहुत कुछ सावधानी और सतर्कता तो जरूरी है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये असल में हमारी पुरातन संस्कृति में, खासतौर से काशी की संस्कृति में था, जी पहले जी भी था। हमारे घर के नलों में जी जी दातुन की डंडियां लगी थी, कभी हम उनको हाथ से नहीं खोलते थे। क्या कहने, यानी हमारी जो संस्कृति, संस्कार, परंपराएं हैं, उसमें भी सावधानी, एहतियात और इस तरह के जो बचाव के उपाय हैं, वो अभिन्न अंग रहे हैं इन सब के। जी जी, घर के बाहर ही चप्पल उतारते थे, नीचे पैर धो के ऊपर आते थे, चौके में बैठ के खाना खाते थे, जूता चप्पल पहन के नहीं खाते। बिल्कुल, ये साफ सफाई तो हमारी परंपरा का अभिन्न अंग रहा है और थोड़ा थोड़ा किन्हीं कारणों से भौतिकता के आवरण में फंस करके हम सब दूर होते रहे हैं। लेकिन अब यही मौका है कि हम फिर से लौटें अपनी उन पुरानी चीजों की ओर, जो शुद्धता, स्वच्छता की ओर, एहतियात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। स्पर्श का बहुत ध्यान रखता है काशी। बिल्कुल। वासुदेव उबेराय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने ये जो कोरोना वायरस है, इसके साथ हुई बातचीत के जरिए बड़ा ही एक रोचक व्यंग हमारे श्रोताओं को सुनाया। इसमें खासतौर से तमाम जो इसके बिंब थे, उसमें काशी की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन और जो कुछ भी हम मिस कर रहे थे लॉकडाउन की अवधि के दौरान, वो सब कुछ बहुत ही अच्छे तरह से अभिव्यंजित हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत और ये आपका जो कथानक है, वो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आएगा। वासुदेव उबेराय जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।